हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैनेजमेंट पैराडाइज, जहां हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट से जुड़े हुए टॉपिक की। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसको मैं 3-4 छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करके आपसे डिस्कस करूंगी ताकि क्लैरिटी काफी अच्छी हो। तो सिंस आज डिमांड का पहला लेक्चर है, तो हम डेफिनेशन ऑफ डिमांड की बात करेंगे और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करेंगे। फाइन। अब अगर आप डे टू डे लाइफ में अपनी बात करो तो आप भी कई सारी चीजों की डिमांड करते हो, लेकिन जब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बात को डिस्कस करते हैं तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, कुछ चीजें वहां पे बदल जाती हैं। अब इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time। अब आप बोलोगे मैम ये तो बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज हो गई, ये तो बुक में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब मैं आप इस डेफिनेशन को आपको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके तब समझाऊंगी। ठीक है। डिमांड क्या कहता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई। यानी कि यहाँ पे दो चीजें आ गई, विलिंग भी होना चाहिए और एबल भी होना चाहिए। यानी कई बार क्या होता है कि हम कोई सामान खरीदना तो चाहते हैं, हमारे पास इच्छा तो होती है उस चीज को परचेज करने की, बट हमारे पास ना तो एबिलिटी होती है, यानी हमारे पास उतने पैसे नहीं होते कि हम उसे परचेज कर सके। एंड सेकेंडली, अगर कई बार पैसे होते हैं तो हम विलिंग नहीं होते उस पैसे को खर्च करने के लिए, उस पैसे को स्पेंड करने के लिए। फाइन। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने 5 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं जो डिमांड की डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? डिजायर टू बाई अ कमोडिटी। डिजायर मतलब किसी चीज को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, मगर सिर्फ इच्छा है और पैसे नहीं है तो वो डिमांड नहीं कहा जाएगा। अब लाइक मैं अभी बोलूंगी मुझे एक BMW गाड़ी चाहिए, फाइन, डिजायर तो है। अभी मैं बोलूंगी मुझे बिल्कुल ताज होटल में जाना है और वहीं पे डिनर करना है, डिजायर तो है। बट अगर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं BMW खरीद सकूं या फिर मैं ताज में जाकर खाना खा सकूं, तो इसका मतलब क्या है? एबिलिटी टू पे नहीं है मेरे पास। तो डिमांड की डेफिनेशन बनने के लिए सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? एबिलिटी टू पे फॉर इट। अनलेस एंड अनटिल हम एबल होंगे किसी कमोडिटी के लिए पे करने के लिए, तब तक डिमांड की डेफिनेशन क्रिएट नहीं होती है। अब मान लो कई बार क्या होता है, एबिलिटी भी है, चलो मैं BMW खरीदने के लिए मेरे पास एबिलिटी नहीं है, बट मेरे पास एक छोटी गाड़ी खरीदने के लिए पैसे हैं, एबिलिटी है, बट मैं विलिंग नहीं हूं पे करने के लिए। विलिंग क्यों नहीं हूं? क्योंकि शायद मेरे लाइफ में उस टाइम पे किसी और चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो मैं परचेज करना चाहती हूँ, और ज्यादा प्रायोरिटी है दूसरी चीजों की। या फिर मैं चाहती हूँ कि वो पैसे मैं FD में रहने दूं और मुझे जो इंटरेस्ट आए वो मैं उससे जो भी चाहूँ वो कर सकूं। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिजायर भी था, इच्छा भी थी, एबिलिटी यानी मेरे पास पैसे भी थे, बट मैं विलिंग नहीं थी पैसे पे करने के लिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी पैसे खर्च करने के लिए, तो भी डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है। फाइन। अब इन तीनों चीजों को कंबाइन करते हैं हम एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। अब आप अगर मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है, वैसे वैसे आपकी उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड भी चेंज होती जाती है। लाइक अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, तो हमारी उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मान लो अगर एक लेस का पैकेट 10 रुपए का आता है, तो आप कितने पैकेट खरीदते हो? एग्जाम्पल के लिए आपने 5 पैकेट्स खरीदे, लेकिन अगर वही लेस का पैकेट 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए का कर दिया जाए, तो शायद आप 5 की जगह 4 पैकेट ही परचेज करो। डिमांड क्या हो गई? फॉल हो गई। तो इसका मतलब अलग अलग पॉसिबल प्राइस पे हम कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, वो भी एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, गिवन टाइम पीरियड के अंदर। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि कभी देखा जाएगा लाइफ में, कभी फ्यूचर में मैं गाड़ी खरीद लूंगी, तो दैट इज नॉट डिमांड। डिमांड ये कहता है कि आपका टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि आप कब विलिंग हैं, कब इंटरेस्टेड हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पैसे स्पेंड करने के लिए। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी डिमांड की डेफिनेशन। डिमांड की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस to buy a commodity at various price and given period of time। तो यहाँ पे जो मैंने 5 वर्ड्स हाईलाइट करे हुए हैं, आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, क्योंकि इनके बिना डिमांड की डेफिनेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे
ऐसी फैक्टर्स के ऊपर जो डिमांड को अफेक्ट करता है या जिनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है वो होता है उसी प्रोडक्ट की प्राइस। अब किसी भी चीज की प्राइस अगर बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो फॉल हो जाती है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी अगर देखते हो तो कोई भी चीज अगर महंगी होती है तो आप पहले जितनी क्वांटिटी परचेज करते थे अब उसकी क्वांटिटी आप पहले से कम परचेज करते हो। तो ऐसे सिचुएशन को हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। इनवर्स मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना। एक चीज अगर बढ़ रही है और दूसरी चीज फॉल होती है तो उसको हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ दोनों चीजें अगर सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है तो उसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। फाइन। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि जब भी कीमत बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, फॉल। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कि जब भी किसी चीज की कीमत घटेगी तो उस चीज की डिमांड क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए। लाइक मान लो कि अगर आप एक पेन परचेज करते हो जिसकी कीमत 10 रुपए है तो आप मंथ में 4 पेन परचेज करते थे। अगर उसकी कीमत बढ़ के 15 रुपए हो जाएगी तो आप शायद 4 की जगह 3 ही परचेज करोगे। बट आप बोलोगे कि मैम लिखना तो उतना ही है, पढ़ाई तो उतनी करनी है, तो कम कैसे परचेज करेंगे। शायद पहले जितनी चीजें आप वेस्ट करते थे अब उतनी वेस्ट नहीं करोगे, उसका ऑप्टिमम या बेटर यूटिलाइजेशन करोगे। तो ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन यही आपका लॉ ऑफ डिमांड भी हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, जिनको हम आगे करेंगे स्टडी। फाइन। तो सेकेंड डिटर्मिनेंट्स आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे अगर मैं टी और कॉफी की बात करूं तो दोनों एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, सब्स्टिट्यूट। इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन लिख दिया है कि these goods can be used in place of each other। मतलब ऐसी चीजें जो एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल की जा सकती है उनको सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। लाइक अगर मान लो कि एक एग्जांपल यहाँ मैंने टी एंड कॉफी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आप सोचना और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। फाइन। तो अगर टी की कीमत बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। यानी अगर मान लो एक चीज महंगी होती है तो हम उसकी जगह पे दूसरी कोई चीज ढूंढने लगते हैं, और अगर कोई दूसरी चीज हमें मिल जाती है तो हम उस चीज को ज्यादा परचेज करने लगते हैं। लाइक मान लो एक पर्टिकुलर ब्रांड की पेन की बात करें हम, वो अगर महंगा हो गया तो हम उसकी जगह दूसरे ब्रांड का पेन यूज करने लगेंगे। या फिर अगर मान लो कि आपको कोई पर्टिकुलर फूड आइटम बहुत ज्यादा पसंद है, वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, लाइक पिज्जा, अगर डोमिनोज ने पिज्जा की प्राइस बढ़ा दिए तो मे बी आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर दोगे, मे बी आप पिज्जा हट के पिज्जा को परचेज करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसी का मतलब क्या हो गया कि एक प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने से उससे जुड़े हुए दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये ऐसी चीजें हैं जो साथ साथ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि टी एंड शुगर। अब एक्सेप्शंस मैंने पहले बताया कि हर जगह ही होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शुगर फ्री वाली चाय पीते होंगे, बिना चीनी वाली चाय पीते होंगे, तो फिलहाल उनकी बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल टी की बात कर रहे हैं। तो जब भी टी चाहिए होता है हमें शुगर चाहिए होता है, ये दोनों चीजें साथ साथ इस्तेमाल की जाती हैं। फाइन। तो अगर चाय की कीमत बढ़ती है, चाय महंगा हो जाता है, तो लोग चाय कम पीना शुरू कर देंगे। में भी जहां पे 5 कप पीते थे वहां पे 4 या 3 कप पियेंगे। जब चाय नहीं पियेंगे तो शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। फाइन। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखोगे कि जब भी हम एक फैक्टर की बात करते हैं, किसी एक चीज को स्टडी करते हैं, तो बाकी की सारी चीजों को हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, जिसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं सेटेरिस पेरिबस। फाइन। तो आप जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हो तो इधर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमने क्या अज्यूम कर ली कि वो सब कुछ कांस्टेंट है। फाइन। अब नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कोई भी चीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। पैसे कहाँ से आते हैं, इनकम के थ्रू आते हैं हमारे पास। ठीक है। तो अब इनकम ऑफ कंज्यूमर भी दो तरीके के गुड्स पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डिमांड की जाएगी, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल यानी कि अच्छी क्वालिटी, ठीक है, बेटर क्वालिटी, जबकि इंफीरियर का मतलब क्या हो जाएगा, इंफीरियर वर्ड का ही मतलब होता है पुअर, तो पुअर क्वालिटी। ठीक है।
तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले से बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की चीजों को खरीदना शुरू करते हैं। तो अगर किसी बंदे की इनकम बढ़ती है तो अच्छी क्वालिटी यानी नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि इनकम के बढ़ने से जो पुअर क्वालिटी की चीजें हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएंगी, फॉल हो जाएंगी। अब एग्जाम्पल से आप सोचो कि अगर किसी बंदे की इनकम कम है तो वो स्ट्रीट साइड जो शॉप्स होते हैं, जो लोकल फुटपाथ पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कई बार वो उनसे भी चीजों को शॉप कर लेते हैं। लेकिन अगर उनकी इनकम बढ़ने लगे तो वो उन चीजों को परचेज करना क्या करेंगे, कम कर देंगे। इसीलिए इंफीरियर प्रोडक्ट की डिमांड जो हो गई वो यहाँ पे फॉल हो गई। जबकि अच्छी क्वालिटी की चीजें, जहाँ पे आप दो कपड़े खरीदते थे मंथ में या 2 मंथ में, वहां पे आपकी इनकम बढ़ने से आप क्या करोगे, 4 खरीदने लगोगे, किसी ब्रांड में जाना शुरू कर दोगे। तो इसका मतलब नॉर्मल या बेटर क्वालिटी की चीजों की डिमांड जो है वो इनकम बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सभी कंज्यूमर की अपनी पर्सनल टेस्ट एंड प्रेफरेंस होती है कुछ प्रोडक्ट्स को लेके। जैसे अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करते हो तो उस पर्टिकुलर ब्रांड की कीमत अगर बढ़ भी जाती है तो शायद आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसके लिए चेंज नहीं होगा। तो ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं लिखा है। फाइन। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे भी होते हैं जो स्विचर होते हैं नेचर के, मतलब उनको जो चीज जब नई दिखी मार्केट में और सस्ते में दिखी तो वो उसको परचेज करते हैं। जबकि कुछ कंज्यूमर्स क्या होते हैं, लॉयल होते हैं, जो कीमत बढ़े घटे कांस्टेंट रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिस पर्टिकुलर ब्रांड को प्रेफर करते हैं बस उसी के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन और प्राइस एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना, मतलब कि हम फ्यूचर में कीमत के बारे में क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि कीमत बढ़ने वाली है तो हम अभी की डिमांड, प्रेजेंट की डिमांड भी क्या करेंगे, हाई कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज में आता है कि आज रात के 12 बजे के बाद से पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ने वाली है। तो आप उसके बाद अगर पेट्रोल पंप विजिट करोगे तो आप क्या देखते हो कि काफी लंबी लंबी लाइंस होती है और लोग चाहते हैं कि पेट्रोल को फिल करा लें, जितना ज्यादा वो रिजर्व कर सके उतना वो उसको रिजर्व कर लेते हैं। फाइन। अब आप बोलोगे मैम ये तो ऐसा है नहीं कि आज फिल करा लिया वो लाइफ टाइम चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, बट हर एक कंज्यूमर अपनी सेविंग को ध्यान में रखता है और जितना पैसे बचा सकता है वो बचाता है। तो जब भी हमें लगता है कि फ्यूचर में कीमत बढ़ने वाली है तो हम प्रेजेंट टाइम में उस प्रोडक्ट को पहले से ज्यादा परचेज करते हैं। जबकि अगर मैं बोल दूं कि कल से सो एंड सो प्रोडक्ट की कीमत घटने वाली है और आप आज खरीदने जा रहे थे तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे कि जब कीमत घट जाएगी उसके बाद ही हम उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। फाइन। देन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस कंट्री में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां पे डिमांड भी उतनी ज्यादा होती है। लेकिन वो डिमांड किस तरीके की गुड्स की होगी, क्या नेसेसिटी की होगी, क्या कंफर्ट की होगी, क्या लग्जरी की होगी, इनमें से किस टाइप के गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, ये डिपेंड करता है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। नेसेसिटी का मतलब जरूरत की चीजें, कंफर्ट जो लाइफ को आसान और इजी गोइंग बना दे, जबकि लग्जरी का मतलब है स्टेटस दिखाने वाली चीजें। जिन कंट्री में इनकम जो एवरेज इनकम होता है, नेशनल इनकम काफी हाई होगा, पर कैपिटा इनकम काफी हाई होगा, वहां पे ही लग्जरी और कंफर्ट की डिमांड ज्यादा होगी। अगर किसी कंट्री में लोगों की एवरेज या पर कैपिटा इनकम कम है, मतलब यहाँ पे आप सोचोगे कि पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, ये सारे टर्म्स हम आगे करेंगे स्टडी। फिलहाल के लिए समझो कि अगर लोगों की जो ज्यादातर लोग हैं पॉपुलेशन में उनकी इनकम काफी लो है तो वो तो ये महंगी चीजें, BMW गाड़ी हो गई, महंगे महंगे वॉच हो गए, महंगे जो भी फैशनेबल चीजें हो गई, उनको तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो उन चीजों की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, काफी लेस होगी। एंड देन फ्यूचर इनकम। फ्यूचर में हमारी इनकम क्या होने वाली है, अब ये तो हम बहुत पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट जब भी आप देखोगे कि इंक्रीमेंट का टाइम आता है लोगों का तो उससे पहले आप देखोगे कि 1-2 महीने पहले से ही उनकी डिमांड जो है वो हाई होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 2 महीने बाद से या 1 महीने बाद से मुझे इतने परसेंटेज इनकम में हाइक तो मिल ही जाएगी। तो अभी से मैं जो सेविंग करता था हर महीने, उस सेविंग को अगर मैं 1-2 महीने नहीं भी करूं तो मैं उसको आने वाले टाइम पे कॉम्पनसेट कर सकता हूं। तो फिर उनकी करंट जो डिमांड होती है वो उस टाइम पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है।
क्लियर है? तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे आप फैक्टर्स देखोगे अपने आसपास जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको उनमें से कोई भी फैक्टर अगर लगता है कि डिस्कस किया जाना चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसको और डिटेल में एक बार स्टडी करवाऊंगी आपको। फाइन। तो यहाँ तक भी साथ के साथ कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डिमांड का सेकेंड पार्ट होगा, जहाँ पे हम इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, डिमांड शेड्यूल कर्व, देयर आफ्टर लॉ ऑफ डिमांड, उसके एक्सेप्शंस, इन सबको काफी डिटेल में करेंगे स्टडी। फाइन। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।